हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का अगली क्लास में। और मेरे को उम्मीद है कि पिछली क्लास में जो आपको पढ़ाया था वो आप ढंग से पढ़ के आए होंगे, समझ के आए होंगे, और इसके अंदर जो जो इंपॉर्टेंट चीज़ें आपको बताई थी वो सारी चीज़ें आप दिमाग में, जहन में बिठा के आए होंगे। ठीक है बेटा, पिछली क्लास में पढ़ने लास्ट में जो जो टॉपिक देखा था वो था कि मम्मीफिकेशन में, मेसिरेशन में क्या क्या डिफरेंस होता है। ठीक है, किसके अंदर मेसिरेशन में जीवाणु में घुसने से मवाद बन जाती है, वो अंदर सड़ गल जाता है, कार्पस ल्यूटियम नष्ट हो जाती है। उससे क्या होगा, उसका शरीर के माध्यम से क्या होगा, वल्वा के द्वारा वो तरल माध्यम जो सड़ा हुआ पदार्थ है वो बाहर आने लग जाता है, बदबूदार पदार्थ। और अपन उसको पर रेक्टली चेक करेंगे तो क्या होगा, अपने को कैसा महसूस होगा, जैसे हड्डियां आपस में टकरा रही हो या कागज के चरमराने जैसी आवाज हो। और लास्ट में पढ़ने पड़ा था मम्मीफिकेशन, उसमें क्या था, रक्त आपूर्ति बंद हो गई थी और पोषक तत्व ऑक्सीजन नहीं मिले, जिससे क्या हो गया, भ्रूण मर गया था। और भ्रूण मर गया था, कार्पस ल्यूटियम नष्ट नहीं हुई थी, तो भ्रूण क्या हुआ था, ऐसे कैसे संरक्षित था, आकार में छोटा हो गया था, सिकुड़ गया था। तो उसको अपन ने क्या कह दिया था, ये क्या है, मम्मीफिकेशन। अरे बेटा, जो कहते नहीं कि मिस्र की मम्मी, वो क्या होती है, वो मम्मी देखो कई साल तक चली आ रही है, वो नष्ट तो नहीं हुई, वो सड़ी गली तो नहीं, तो बेटा ये भी मम्मी है। ये है भैंस की मम्मी, ये मिस्र की मम्मी नहीं है। कैसी है, भैंस की मम्मी है, ये गाय की मम्मी है। उसके अंदर क्या हो जाता है, मम्मीफिकेशन हो जाता है। उसमें क्या होगा, जैसे उन्होंने मिस्र की मम्मी, मिस्र के अंदर कई सालों पुरानी जो उनके कंकाल होते, कंकाल तो क्या कहेंगे, उनके पुराने लोग मर जाते थे, उनको क्या करते थे, वो बिल्कुल सही तरीके से उनको रख देते थे, वो कई सालों तक अब जाके मिल रहे हैं हमें, कई सालों पहले दफनाए हुए। तो वो क्या थी, मम्मी थी। तो ये खराब नहीं होती मम्मी, तो वैसे ये क्या है, ये खराब नहीं हुआ, सड़ा गला नहीं मम्मीफिकेशन में। ठीक है, तो अब मम्मीफिकेशन को अपन आगे लेके चलते हैं। उसमें अपन क्या पढ़ेंगे कि मम्मीफिकेशन के प्रकार क्या क्या है, क्या क्या प्रकार होते हैं मम्मीफिकेशन के। तो अगला टॉपिक अपना क्या हो गया बेटा, मम्मीफिकेशन के प्रकार। तो बेटा मम्मीफिकेशन दो प्रकार का होता है। एक तो क्या होता है, हिमेटिनिक बोलते हैं, और दूसरा क्या होता है, पेपेरेसियस बोलते हैं जिसको। ठीक है, तो दो प्रकार का होता है। तो अब बताते हैं आपको कि हिमेटिनिक तो क्या होता है और पेपेरेसियस क्या होता है। पहला कौन सा होता है, हिमेटिनिक। ठीक है, पहला तो क्या हो गया, हिमेटिनिक। हिमेटिनिक इंग्लिश में लिख ही लो बेटा, नहीं कहीं कहो बाद में कि गुरुजी अगर ऑप्शन इंग्लिश में आ जाए तो क्या करें, गलत नहीं करना। तो बेटा इसमें क्या होता है, हिमेटिनिक मम्मीफिकेशन में क्या होता है कि जो गर्भाशय होता है और अपरा होता है, इन दोनों का जहाँ जुड़ाव होता है उस पर क्या होता है, चॉकलेट जैसा पदार्थ जमा हो जाता है। ठीक है, हिमेटिनिक जो प्रकार होता है उसमें क्या होता है, चॉकलेट जैसा पदार्थ कहाँ, किस किस के बीच में, गर्भाशय और अपरा के बीच में चॉकलेट जैसा तरल पदार्थ जमा हो जाता है। तो पहली तो चीज क्या आ जाती है इसके अंदर, अपन क्या लिखेंगे कि हिमेटिनिक के अंदर क्या होता है, हिमेटिनिक मम्मीफिकेशन होता है, उसमें क्या होगा कि अपरा, गर्भाशय और अपरा के मध्य चॉकलेट जैसा तरल पदार्थ जमा हो जाता है। गर्भाशय व अपरा के मध्य चॉकलेट जैसा तरल पदार्थ पदार्थ जमा हो जाता है। अरे बेटा इसका मतलब ये नहीं है कि क्या समझ लो, अरे इससे तो चॉकलेट बनने लगी खा ले, नहीं बेटा, ये चॉकलेट वो नहीं है, चॉकलेट जैसा कलर होता है इसका, इसलिए अपन क्या बोल दिया इसको, चॉकलेट जैसा पदार्थ बोल दिया। अरे कहीं ऐसे मत करना कि मेरा जी ललचाने लग गया गुरुजी, नहीं बेटा। ठीक है, इसमें क्या होता है, चॉकलेट जैसा तरल पदार्थ जमा हो जाता है गर्भाशय के और जहां जुड़ाव हो रहा है अपरा का, उनके बीच में, उनके मध्य। ठीक है, मध्य या क्या लिख लो इसमें, या बीच में। ठीक है, कैसा हो जाता है, इसको अपन क्या बोलते हैं, इसको प्लेसेंटल हिमरेज भी बोलते हैं। कि क्या हो गया, जहां पे प्लेसेंटा जुड़ रहा है वहां पे हिमरेज हो गया, वहां ब्लीडिंग हो गई, इसको ये भी कह सकते हैं अपन। तो इसका अगर दूसरा नाम पूछ लें तो उसको अपन क्या कह देंगे कि इसे प्लेसेंटल हिमरेज भी कहते हैं, इसे प्लेसेंटल
हिमरेज भी कहते हैं। ठीक है, क्या कहते हैं इसको, प्लेसेंटल हिमरेज। ये पाया किस में जाता है, ठीक है, हिमेटिनिक टाइप का मम्मीफिकेशन, कोई स्पेशल जानवर में पाया जाता होगा ना। ठीक है, तो बेटा ये इसका उदाहरण अगर एग्जाम में पूछ लें आपको, तो आपको क्या कर देना है, गाय लिख देना है। कि जो गाय होता है ना, अगर गाय के अंदर मम्मीफिकेशन हो गया बच्चे का, गाय के अंदर रक्त आपूर्ति बच्चे को बंद हो गई और गाय के अंदर बच्चा सूख गया, तो उसको किस प्रकार का होता है, उसके अंदर किस प्रकार का पता लगेगा अपने को, उसके अंदर हिमेटिनिक टाइप का मम्मीफिकेशन होता है, इसके अंदर, गाय के अंदर। तो एग्जाम में आपको क्वेश्चन पूछ लेंगे, ये इंपॉर्टेंट है, इसको आप इंपॉर्टेंट लगा लेना। एग्जाम में आपसे पूछे जाने के बहुत ज़्यादा चांस है। क्या पूछेंगे कि हिमेटिनिक मम्मीफिकेशन किस जानवर में पाया जाता है, तो आपको क्या कर देना है, गाय में। या हिमेटिनिक मम्मीफिकेशन का मुख्य लक्षण क्या है, तो ऑप्शन में दे देंगे आपको कि गर्भाशय और अपरा के मध्य चॉकलेट जैसा तरल पदार्थ, तो आपको इस ऑप्शन पे टिक कर देना है। ठीक है, तो ये क्या है, इंपॉर्टेंट है, खासकर इसका एग्जाम्पल कि हिमेटिनिक मम्मीफिकेशन किस में अंदर पाया जाता है, तो क्या कर दोगे आप, गाय के अंदर पाया जाता है। दूसरा, ये तो क्या था, हिमेटिनिक। दूसरा क्या था, पेपेरेसियस। दूसरा क्या था, पेपिरेसियस मम्मीफिकेशन। ठीक है, वो तो किसके अंदर पाया जा रहा था, हिमेटिनिक तो वो तो पाया जा रहा था गाय के अंदर। और पेपिरेसियस किसके अंदर पाया जाता है, तो बेटा ये गाय के अलावा जितने भी जंतु हैं उन सब के अंदर क्या पाया जाता है, पेपिरेसियस। इसमें क्या होता है, पेपिरेसियस के अंदर कैसे पता लगेगा कि पेपिरेसियस टाइप का मम्मीफिकेशन है, तो बेटा भ्रूण है ना, वो चमड़े जैसा हो जाता है, बिल्कुल चमड़े जैसा टाइट है ना, तो उसकी स्किन को देखोगे तुम तो ऐसे लगेगा जैसे क्या हो गया, ये तो चमड़ा बन गई, अंदर ही चमड़ा बन गई। तो क्या हो गया इसका करेक्टर, इसका लक्षण क्या हो गया, पता कैसे लगा कि ये अलग है उससे, कि भ्रूण कैसा हो गया, चमड़े जैसा हो जाता है, चमड़े जैसा टाइट हो जाता है बिल्कुल एकदम। तो तुम देख के पहचान लोगे कि यार इतना टाइट हो रखा है, तो चमड़े की जैसे हो गया इसकी जो हालत है, तो ये तो क्या हो गया, किस टाइप का मम्मीफिकेशन हो गया, पेपिरेसियस मम्मीफिकेशन हो गया। ठीक है, तो इसके अंदर क्या होता है, उसके अंदर क्या बताया दूसरी लाइन आपको, कि उसके अंदर प्लेसेंटल हिमरेज होता है, या जिसको प्लेसेंटल हिमरेज भी कह देते हैं। ठीक है, इसके अंदर क्या होता है, पेपिरेसियस के अंदर, इसमें प्लेसेंटल हिमरेज नहीं होता। ठीक है, दोनों में फर्क क्या हो गया, उसमें तो प्लेसेंटल हिमरेज हुआ था, उसको प्लेसेंटल हिमरेज कह दिया था अपन ने, इसमें क्या होता, प्लेसेंटल हिमरेज नहीं होता। टल प्लेसेंटल हिमरेज नहीं होता। तो अगर एग्जाम में आ जाएगी प्लेसेंटल हिमरेज होता है नहीं होता, तो दिन में दोनों में डिफरेंस ध्यान रखना है। पेपिरेसियस में तो प्लेसेंटल हिमरेज होता है, ठीक है, और दूसरा कौन सा, हिमेटिनिक, बेटा होता है नहीं है, नहीं होता है, साथ साथ तुम देख लिया करो गुरुजी क्या बोल रहे हैं। ठीक है, तो पेपिरेसियस में तो प्लेसेंटल हिमरेज नहीं होता, और दूसरा है जिसके अंदर प्लेसेंटल हिमरेज होता है, हिमेटिनिक के अंदर। ठीक है, ये तो क्या हो गई। अब इसके उदाहरण पूछ लें आपको एग्जाम में, कि उदाहरण तो मैंने क्या कहा था, इंपॉर्टेंट है इन दोनों के। तो गाय के अंदर तो क्या था, गाय के अंदर हिमेटिनिक था। अब गाय के अलावा जितने भी जंतु हैं, भैंस मतलब अपने घोड़ी, भेड़, बकरी जो भी हैं, उनके अंदर क्या है, सबके अंदर पेपिरेसियस टाइप का मम्मीफिकेशन होगा। उनके अंदर अगर, उनके बच्चों के अंदर अगर रक्त सप्लाई बंद हो गई, तो चमड़े जैसा उनका हो जाएगा भ्रूण, और उसके अंदर प्लेसेंटल के अंदर हिमरेज नहीं होगा। तो आपको एग्जाम में पूछ लें कि गाय के अलावा सभी जंतुओं में पेपिरेसियस टाइप का मम्मीफिकेशन किन में पाया जाता है, पहला ऑप्शन गाय, दूसरा गाय के अलावा सभी जंतुओं में, तीसरा ए और बी दोनों, चौथा इनमें से कोई नहीं। तो बेटा क्या कर देना है, गाय के अलावा सभी जंतुओं में। तो दो तो पढ़ लिया अपन ने, मम्मीफिकेशन पढ़ लिया, मेसिरेशन पढ़ दिया। अब आपको बताया था ना जलाभरण, जलाभरण के अंदर दो कंडीशन बताई थी आपको, हाइड्रो एलेंटोइस और हाइड्रो एमनियोन।
उनके बारे में अब हाइड्रो एलेंटोइस और हाइड्रो एमनियन के बारे में अपन क्या करेंगे, डिफरेंस करेंगे कि इन दोनों में क्या क्या फर्क होता है। आपको पता कैसे लगेगा कि ये तो क्या हो गई, हाइड्रो एलेंटोइस हो गया, या एग्जाम में पूछ लेंगे क्वेश्चन, तो आप क्या बताओगे कौन सा तो हाइड्रो एलेंटोइस है और कौन सा हाइड्रो एमनियन है। एमनियन, हाइड्रो एलेंटोइस, इन दोनों के अंदर अपन क्या करेंगे, इनमें क्या क्या अंतर होता है। ठीक है, तो हाइड्रो एलेंटोइस नाम पता चल रहा है कि क्या हुआ, एलेंटोइस कैविटी में क्या हो गया, ज्यादा तरल पदार्थ इकट्ठा हो गया। क्या कहा मैंने, एलेंटोइस के अंदर जो जितना पदार्थ होता है एलेंटोइस कैविटी के अंदर, नॉर्मल भी क्या होता है, तरल पदार्थ तो होता है, लेकिन उसमें बहुत ज्यादा मात्रा में तरल पदार्थ इकट्ठा हो गया, तो उस कंडीशन को अपन ने क्या बोल दिया, हाइड्रो एलेंटोइस। देखो नाम से हाइड्रो पहले आ रहा है, मतलब क्या हो, उसके अंदर जल की मात्रा उसके अंदर बहुत ज्यादा बढ़ गई, तरल पदार्थ की मात्रा बहुत ज्यादा बढ़ गई, तो एलेंटोइस कैविटी में बहुत ज्यादा मात्रा में तरल पदार्थ इकट्ठा होना। हिंदी में लिख देता हूं आपके लिए मैं, एलेंटोइस कैविटी में ज्यादा मात्रा में तरल पदार्थ का इकट्ठा होना। क्या कहला दिया, हाइड्रो एलेंटोइस। अब क्या हुआ, अगर एमनियन के अंदर, एमनियोटिक कैविटी के अंदर अगर ज्यादा तरल पदार्थ इकट्ठा हो गया तो क्या कह दिया उसको अपन ने, हाइड्रो एमनियन। इधर क्या कह देंगे अपने कि एमनियोटिक कैविटी में ज्यादा तरल पदार्थ का, ज्यादा मात्रा में तरल पदार्थ का इकट्ठा होना। दोनों में क्या है, ज्यादा मात्रा में तरल पदार्थ इकट्ठा हुआ है, लेकिन अगर एमनियन में हुआ, एमनियोटिक कैविटी में हुआ, तो उसको अपन ने हाइड्रो एमनियन कह दिया, और अगर एलेंटोइस के अंदर हुआ, एलेंटोइक कैविटी के अंदर हुआ, तो क्या कह दिया अपन ने उसको, हाइड्रो एलेंटोइक कह दिया। अब इनमें डिफरेंस क्या है बेटा, इन दोनों के अंदर जो तरल पदार्थ इकट्ठा हुआ है ज्यादा मात्रा में, उस तरल पदार्थ में क्या अंतर है। तो बेटा जो हाइड्रो एलेंटोइस है, हाइड्रो एलेंटोइस जो कंडीशन है, उसके अंदर जो तरल पदार्थ इकट्ठा हो रहा है ज्यादा मात्रा में, वो कैसा होता है, पानी जैसा, वह साफ तरल पदार्थ होता है। आप उसको देखोगे ना तो ऐसे लगेगा जैसे पानी जैसा ही है ये तो, और बिल्कुल आप देखोगे उसको बिल्कुल साफ होता है वो। ठीक है, तो इसमें क्या होगा, दूसरा अंतर है कि पानी जैसा एवं बिल्कुल साफ तरल पदार्थ। अब बेटा पानी जैसा ही जहां लिखा हुआ आ गया, तो पानी तो क्या होता है, बिल्कुल साफ ही होता है, पानी को देखोगे तो आर पार दिखता है सब कुछ। ठीक है, तो इसके अंदर हाइड्रो एलेंटोइस के अंदर जो तरल पदार्थ इकट्ठा हुआ ज्यादा मात्रा में, वो कैसा हुआ है, वो पानी जैसा हुआ है। ठीक है, और साथ में क्या हुआ उसके अंदर, बिल्कुल साफ है वो। आप उसको देखोगे तो आपको पता लग जाएगा क्या कंडीशन है इसके अंदर। तो हाइड्रो, तो एग्जाम में पूछ सकते हैं कि पानी जैसा और साफ तरल पदार्थ किस कंडीशन में पाया जाता है, तो ऑप्शन में देंगे आपको हाइड्रो एलेंटोइस, हाइड्रो एमनियन, ए और बी दोनों, इनमें से कोई नहीं। ठीक है, अब बात करें अपन हाइड्रो एमनियन की, तो बेटा इसमें गाढ़ा और चिपचिपा तरल पदार्थ मिलेगा। आप उसको जैसे चेक करोगे ना, ऐसे हाथ के लगाओगे, जैसे चिपचिपा पदार्थ महसूस होगा। तो जो एमनियोटिक कैविटी के अंदर ज्यादा मात्रा में तरल पदार्थ इकट्ठा हुआ, वो कैसा है, हाथ से लगाओगे उसको चिपचिपा महसूस होगा, पानी की तरह साफ नहीं होगा वो। ठीक है, तो कैसा होगा ये, गोंद नहीं होता है बेटा, गाढ़ा। ठीक है, वो कैसा होता है, श्लेष्मा नहीं होता, श्लेष्मा कैसे होता है, गाढ़ा और चिपचिपा सा महसूस होता है ना, वैसा ही पदार्थ इसके अंदर जो इकट्ठा हुआ है ज्यादा मात्रा में तरल, वो ऐसा होगा, गाढ़ा हुआ चिपचिपा।
तरल पदार्थ। ठीक है, तो फर्क पता चल गया कि गाढ़ा और चिपचिपा तरल पदार्थ किसके अंदर ज्यादा मात्रा में एकत्रित होगा, उस कंडीशन को क्या कहते हैं, तो उसको क्या कहते हैं, हाइड्रो एलेंटोइस। ठीक है, अब जो हाइड्रो एलेंटोइस के अंदर क्या होता है, जो भ्रूण होता है ना वो सामान्य होता है, इसमें कोई दोष नहीं होता इसके भ्रूण में। ठीक है, इसके अंदर क्या लिखेंगे, तीसरा पॉइंट अपन, कि जो हाइड्रो एलेंटोइस है उसके अंदर भ्रूण क्या है, सामान्य है, उसके अंदर भ्रूण के अंदर कोई परिवर्तन नहीं है, भ्रूण के अंदर कोई दिक्कत नहीं है, भ्रूण सामान्य होता है बेटा इसमें। लेकिन हाइड्रो एमनियन के अंदर क्या होता है, भ्रूण अविकसित होता है या दोषपूर्ण होता है, उस भ्रूण में या तो कोई दिक्कत है या भ्रूण क्या हुआ, पूरा तरीके से विकसित नहीं हुआ, ये उसके अंदर दिक्कत होती है। तो इसमें क्या लिख देंगे अपन कि भ्रूण अविकसित व दोषपूर्ण होता है। देखो दोनों में डिफरेंस पता लग रहा है ना, भ्रूण अविकसित व दोषपूर्ण होता है, या तो क्या होगा, भ्रूण अविकसित होगा या भ्रूण के अंदर कोई ना कोई दोष होगा जिसकी वजह से क्या होगा, इसके अंदर पानी ज़्यादा इकट्ठा हो जाता है। अब अपन इसको क्या करेंगे, मान लो उसको हाइड्रो एलेंटोइस हो गया, तो अपने को बाहर से कैसे पता लग जाएगा, तो बाहर से देखने पे कैसे मिलेगा कि गोल फूला हुआ तनावग्रस्त उदर दिखाई देता है। कैसा दिखेगा अपने को, बाहर से देखेंगे अपन तो तीसरा नंबर हो गया इसका, चौथा पॉइंट कि गोल, बिल्कुल बाहर से देखेंगे ना, तो भैंस थी नॉर्मल इतनी मोटी और उसको क्या हो गया, हाइड्रो एलेंटोइस हो गया, तो उसका पेट फूल के ऐसा चौड़ा हो जाता है। ठीक है, ऐसे लग जाता है कि पेट के अंदर कोई चीज भरी हुई है, पेट के अंदर कोई चीज ज्यादा भर गई तो पेट ऐसे खींचने वाला हो जाता है। ठीक है, तो क्या हो गया, गोल फूला हुआ व तनावग्रस्त। तनावग्रस्त क्या हो गया, अरे दिमाग में तनाव नहीं कि पेट में ऐसा लग रहा है जैसे पेट खिंच रहा है, पेट के अंदर क्या हो रहा है, तनाव हो रहा है। ठीक है, तो ऐसे लगेगा पेट के अंदर तनाव हो रहा है, तो आप समझ जाओ क्या है, उसके अंदर हाइड्रो एलेंटोइस हो सकती है, उधर हो जाता है। तो इसमें तो क्या हो गया, गोल हो गया और फूल कैसे लग रहा है जैसे फटने वाला हो, इतना भयंकर तनावग्रस्त हो जाता है। ठीक है, तो आप क्या कह दोगे, ये क्या है कंडीशन, हाइड्रो एलेंटोइस है। लेकिन हाइड्रो एमनियन के अंदर क्या होता है बेटा, नाशपाती तो आपने खाई होगी। ठीक है, तो नाशपाती के आकार का और इतना तनाव नहीं होता इसके अंदर, इस कंडीशन के अंदर हाइड्रो एमनियन जो कंडीशन है उसके अंदर इतना तनाव नहीं होता, तो इसमें कैसा हो जाता है, उधर नाशपाती के आकार का है ना, वह कम तनावग्रस्त होता है। इसमें नाशपाती के आकार का, अरे नाशपाती तो सबने खाई होगी ना, तो उसके आकार हो जाता है, आकार का वह कम तनावग्रस्त उधर होता है, उधर होता है। तो बेटा एग्जाम में पूछ सकते हैं कि नाशपाती के आकार का उदर किस कंडीशन में हो जाता है, तो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो गया बेटा कि नाशपाती के आकार का उदर कौन सी कंडीशन में हो जाता है, तो आप क्या कह दोगे, हाइड्रो एमनियन कंडीशन के अंदर उधर कैसा हो जाता है, नाशपाती के आकार का हो जाता है। तो बेटा देखो ध्यान रखने लायक चीजें आ रही, इंपॉर्टेंट चीजें आ रही, उनको इंपॉर्टेंट आप लगाते चला करो। इसमें तो क्या हो जाता है, तनावग्रस्त गोल और फूला हुआ आ जाए तो क्या कर दोगे आप एग्जाम में कि वो क्या कंडीशन है, हाइड्रो एलेंटोइस कंडीशन है। तो इन दोनों में क्या हो गया, ये डिफरेंस हो गया एक, जो एग्जाम में आपको बहुत ज्यादा, या ऐसे पूछ सकते हैं कि किस कंडीशन में अविकसित और दोषपूर्ण भ्रूण होता है। ठीक है, तो ये हर एक लाइन ही एक क्वेश्चन हो गया एक तरीके से, बिल्कुल छांट के आपके लिए बिल्कुल क्वेश्चन टाइप में लिखी हुई है ये। ठीक है, अब अगली कंडीशन हाइड्रो एलेंटोइस के बारे में, तो बेटा इसके अंदर 80 से 90% जलावरण हो जाता है, कि जो कितना कि 80 से 90%, इसके अंदर सिर्फ 5 से 10% ही कंडीशन होती है जलावरण की। ठीक है, इसमें कितना होता है, अपने 85 से 90% के समथिंग। तो अगर एग्जाम में आ जाए तो ये कितना 85 से 90% जलावरण हो जाता है। इसमें कौन सी कंडीशन में होता है 85 से 90% जलावरण, हाइड्रो एलेंटोइस के अंदर। इसके अंदर हाइड्रो एमनियन सिर्फ 5 से 10% ही होता है। मैन कौन सा होता है, हाइड्रो एलेंटोइस कंडीशन मैन होती है।
क्योंकि इसके अंदर कितना होता है 80 से अपने 85 से 90% तक जलावरण हो जाता है। हाइड्रो एमोनियम के अंदर सिर्फ 5 से 10%, 5 से 10% जलावरण होता है। तो हाइड्रो एमोनियम इतनी नहीं पाई जाती। मेनली कौन सी होती है आपकी कंडीशन जो देखी जाएगी, वो हाइड्रो एलेंटोइस कंडीशन होती है, ठीक है, जो आपके देखी जाएगी मेनली। तो इसके अलावा ये क्या हो गया, आपकी जो दोष थे भ्रूण के अंदर वो क्या हो गए, पूरे हो गए। अब आपको कुछ अलग चीजें हैं जो आपको हम पढ़ाएंगे। उसमें क्या है अपने व्हाइट हीपर डिजीज है, ठीक है भाई। अगला अपने नोट के अंदर पढ़ेंगे कुछ स्पेशल चीजें जो बच गई हैं, ठीक है। फिर अपनी गायनेकोलॉजी पूरी हो जाएगी, फिर अपनी स्टार्ट करेंगे एंड्रोलॉजी। गायनेकोलॉजी को आपको शुरू से बच्चा पैदा होने से लेके इस परम कौन सा अंडा कैसे बनता है वहां से शुरू करके उसके अंग क्या होते हैं, बच्चा पैदा करने तक की स्टोरी आपको बता दी, और बच्चे में क्या क्या दोष होते हैं वो भी स्टोरी आपको बता दी, ठीक है। तो लगभग अपनी गायनी पूरी होने वाली है। अब नोट के अंदर पहली चीज क्या है, व्हाइट हीपर डिजीज। व्हाइट हीपर डिजीज, ठीक है। ये व्हाइट हीपर डिजीज क्या होती है, तो बेटा आपको बताया था कि मुलेरियन डक्स का विकास न होने के कारण मादा जननांग क्या हो जाते हैं, अल्प विकसित रह जाते हैं। किसके अंदर, व्हाइट हीपर डिजीज के अंदर, कि मुलेरियन डक्ट क्या हुई, पूरी विकसित हो जाती, ठीक है। तो क्या हो जाता, उसमें जो मादा के जननांग थे वो अच्छे तरीके से विकसित हो जाते। लेकिन अगर मुलेरियन डक्ट पूर्ण रूप से विकसित नहीं हुई, क्यों मैंने आपको शुरू में बताया था कि मादा जननांग किससे बनते हैं, मुलेरियन डक्ट से, जिसको क्या कह दिया था अपन ने, पैरामीजोनेफ्रिक डक्ट, ठीक है। अब बेटा अगर मुलेरियन डक्ट पूर्ण रूप से विकसित नहीं हुई तो क्या हुआ, मादा जननांग क्या रह जाएंगे, अल्प विकसित रह जाएंगे, वो पूर्ण रूप से विकसित होंगे नहीं, ठीक है। तो इसके अंदर क्या लिख देंगे अपने, मुलेरियन डक्ट का अल्प विकसित विकास न होने के कारण मुलेरियन डक्ट का विकास न होने के कारण मादा जननांग क्या रह जाते हैं, अल्प विकसित रह जाते हैं, ठीक है। कारण मादा जननांग अल्प विकसित रह जाते हैं, ठीक है। तो उसको अपन ने क्या कहा, व्हाइट हीपर डिजीज का। तो बेटा ये पाई किस में जाती है, मेनली किसके अंदर मिलेगी ये डिजीज, ठीक है, कौन सी, व्हाइट हीपर डिजीज किसके अंदर मेनली मिलेगी, वो क्या है, जो शॉर्ट हॉर्न नस्ल की जो सफेद रंग की बछिया या हीपर कह देंगे उसको, उसमें ये क्या है, एक जन्मजात बीमारी है। शॉर्ट हॉर्न क्या होती है बेटा, एक ब्रीड है एक तरीके से जिसको तुम कह दो। उसके क्या होता है, सफेद कलर की होती है वो, उसके जो हॉर्न है वो क्या होते हैं, व्हाइट, इसीलिए बोला इसको व्हाइट हीपर। व्हाइट तो क्या है कि वो कैसे रंग की होती है, सफेद रंग की। हीपर क्या होती है, जो अभी एक बार भी ब्याही नहीं हो, हीपर कहते हैं ना अपन जिसको, उसी को तो कहते हैं हीपर। 2-2.5 साल की जो बच्चियां कह देते हैं उसको हिंदी के अंदर, वो क्या हो गई, हीपर। तो इसके अंदर हो गया ये, यह शॉर्ट हॉर्न नस्ल की, यह शॉर्ट हॉर्न नस्ल की, शॉर्ट हॉर्न क्या, उसके हॉर्न है ना छोटे होते हैं। जैसे क्या होता है, देसी गायों के हॉर्न बड़े होते हैं, हर एक जानवर के अपने अलग अलग कैरेक्टरिस्टिक होते हैं हॉर्न के, ठीक है। कईयों के हॉर्न क्या होते हैं, जैसे मुर्रा के हॉर्न क्या है, भैंस के एकदम बिल्कुल गोल है, ठीक है। जाफराबादी के लंबे, ठीक है। तो जो ये जो बछिया है उसके हॉर्न कैसे होते हैं, शॉर्ट हॉर्न की, ठीक है। शॉर्ट हॉर्न नस्ल की सफेद रंग की बछिया में, रंग की बछिया में, जिसको क्या कह दिया अपन ने, हीपर कह दिया,
हीपर में इसकी संभावना क्या होती है, ज्यादा होती है बेटा, ठीक है। ये इसको कह देगी हीपर के अंदर क्या होगी, ये जन्मजात बीमारी है, होने वाली जन्मजात बीमारी है। बेटा एग्जाम में क्वेश्चन ये भी आ सकता है कि निम्न में से कौन सी बीमारी जन्मजात है। ऑप्शन में क्या मिल जाएगा आपको, व्हाइट हीपर डिजीज मिल जाएगा। और होती किसके अंदर है, इसके नाम में छुपा है, व्हाइट यानी सफेद कलर की होती है, शॉर्ट हॉर्न हीपर क्या है, बछिया, हीपर के अंदर होती है, जन्मजात पाई जाने वाली बीमारी है, जिसके अंदर क्या होगा कि उसकी मूलीरन डक्ट पूर्ण रूप से विकसित नहीं होगी, उससे क्या होगा, उसके जननांग अल्प विकसित रह जाएंगे, ठीक है। तो अब बेटा अगर जननांग इसके अल्प विकसित हैं तो ये बच्चे पैदा थोड़ी कर सकती हैं। अगर जननांग अच्छे से विकसित नहीं हुए तो बच्चा पैदा करने का तो सवाल ही नहीं उठता गुरुजी, तो बेटा बच्चे पैदा कैसे कर देगी। तो ये क्या होती हैं, ये बच्चियां होती हैं ना, वो सामान्यतः कैसी होती हैं, बांझ होती हैं। तो यह बच्चियां मतलब यह है हीपर, यह बछिया या हीपर कह देते हैं जिसको अपन, सामान्यतः बांझ होती हैं। ये बच्चियां कैसी होंगी, बांझ होंगी, ठीक है, वे बच्चा पैदा नहीं कर सकते। तो ये क्या हो गई, व्हाइट हीपर कंडीशन होगी, ठीक है। दूसरी कंडीशन अपन क्या पढ़ेंगे, ओवेरियन एप्लासिया, ठीक है। तो ओवेरियन एप्लासिया क्या होता है कि एप्लासिया, ए का मतलब क्या है कि वो विकसित हुआ ही नहीं, हाइपो का मतलब कि वो कम विकसित हुआ। तो ओवेरियन एप्लासिया का मतलब क्या होगा कि अंडाशय का विकसित न होना। दूसरी कंडीशन क्या हो गई, ओवेरियन एप्लासिया। तो बेटा ये एप्लासिया, ए आ गया ना आगे, तो इसका मतलब क्या है कि वो जननांग विकसित हुआ ही नहीं। किसकी बात कर रहे हो, ओवेरी। ओवेरी का मतलब क्या होता है, अंडाशय, ठीक है। तो अंडाशय का विकसित न होना, देखो इसके नाम में डेफिनेशन है, अंडाशय का विकसित न होना, विकसित न होना, ठीक है। तो इसको क्या बोल दिया अपन ने, ओवेरियन एप्लासिया। अगर बोल दे अपन ओवेरियन हाइपोप्लासिया तो क्या रह जाएगा, तीसरा क्या, ओवेरियन हाइपोप्लासिया। मैंने क्या कहा, ए का मतलब तो अनुपस्थित, हाइपो, हाइपो का मतलब कम, कम मतलब कि अल्प विकसित, ठीक है। और किसकी बात हो रही है, ओवेरियन, ओवेरियन मतलब क्या बात हो रही है, अंडाशय की, ठीक है। तो अंडाशय का कम विकसित रहना, ठीक है, या अंडाशय का अल्प विकसित रह जाना। देखो इसके नाम के अंदर ही छुपा हुआ है, हाइपो मतलब कम, तो अंडाशय का अल्प विकसित रह जाना, अंडाशय का अल्प विकसित रह जाना। तो क्या बोल दिया अपन ने, ओवेरियन हाइपोप्लासिया। अब अपन जो चौथी डेफिनेशन पढ़ेंगे वह बहुत ही इंपॉर्टेंट है वो भी, और आपने इसके बारे में पढ़ा भी होगा, नहीं पढ़ा होगा तो अब पढ़ा देंगे बेटा, कोई दिक्कत नहीं है। फ्री मार्टिनिज्म नाम सुना होगा आपने, ठीक है, फ्री मार्टिनिज्म। ये फ्री मार्टिनिज्म होती क्या है, अगर बेटा किसी गाय के अंदर बछड़ा और बछड़ी साथ में अंदर पल रहे हों, क्या साथ में बछड़ा बछड़ी जुड़वा पैदा हुए हों, तो उनमें क्या होता है, बछड़ी तो बांझ होती है और बछड़ा क्या होता है, नॉर्मल होता है। तो जो उस बांझ बछड़ी होती है उसी को क्या बोलते हैं, फ्री मार्टिन बोलते हैं, और इस क्रिया को क्या बोल देते हैं, फ्री मार्टिनिज्म। तो समझे कि नहीं समझे, क्या समझे, अरे बेटा अगर कोई जुड़वा अंदर गर्भ के अंदर गाय के अंदर बछड़ा और बछड़ी पल रहे हैं तो क्या होगा, अरे बछड़ा है वो मेल है, उसको कुछ नहीं होगा भाई, ठीक है। किसको दिक्कत हो जाएगी, जो उस बछड़े के साथ अंदर वो बछड़ी पल रही है, वो जो पैदा होगी तो बछड़े के तो कोई दिक्कत नहीं, लेकिन वो बछड़ी क्या होगी, बांझ पैदा होगी, वो बछड़ी कभी बच्चा नहीं दे सकती, जो किसके साथ, बछड़े के साथ जुड़वा भ्रूण के अंदर
पल रही होती है, गर्भाशय के अंदर पल रही होती है, तो उसको क्या बोलते हैं, फ्री मार्टिन बोलते हैं। और इस क्रिया को क्या बोल देते हैं, फ्री मार्टिनिज्म। तो अपन ने क्या कह दिया, यदि गाय में बछड़ा व बछड़ी जुड़वा पैदा होते हैं तो क्या होगा, यदि गाय में बछड़ा व बछड़ी जुड़वा पैदा होते हैं तो क्या होगा, उसका जो बछड़ा है वो तो क्या होगा, बछड़ा तो सामान्य होगा, उसको कोई दिक्कत नहीं है। मैंने क्या कहा था अभी, बछड़ा तो सामान्य होता है, ठीक है, पैदा होते हैं तो बछड़ा सामान्य होता है, अरे बछड़े को कुछ नहीं होगा। सामान्य होता है बेटा, सामान्य का मतलब क्या है कि वो संतति पैदा कर सकता है, उसमें शुक्राणु का निर्माण होगा और उसके शुक्राणु का अगर अपने उसका समागम किसी मादा के साथ करवाया तो क्या होगा, वो बच्चे पैदा कर सकता है। लेकिन बछड़ी क्या होती है, बछड़ी बांझ होती है, ठीक है, लेकिन बछड़ी जो पैदा होगी वो बांझ होती है, ठीक है। और ये जो बछड़ी बांझ बछड़ी है, इसी बांझ बछड़ी को अपन ने क्या कह दिया, फ्री मार्टिन कहते हैं, ठीक है। जो बांझ बछड़ी पैदा हुई है ना, इसको अपन क्या कहेंगे, फ्री मार्टिन कहेंगे। बछड़े को तो कुछ नहीं कहेंगे, बछड़ा तो सामान्य है, बांझ तो कौन हुई है, बछड़ी। तो बछड़ी को अपन ने क्या कह दिया बेटा, बछड़ी को फ्री मार्टिन कहते हैं, ठीक है। अतः क्या कह दिया अपन ने, बांझ बछड़ी को बांझ बछड़ी को फ्री मार्टिन कहते हैं। तो बेटा ये आपको ध्यान रखने वाली बात है कि फ्री मार्टिन किसको कहते हैं बेटा, किसको कहते हैं, बांझ बछड़ी को। एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जा सकता है, या क्या कह देंगे कि फ्री मार्टिन बछड़ी होती है बांझ, बच्चे पैदा करने में सक्षम, या इनमें से कोई नहीं। तो बेटा ध्यान रखना है कि बच्चे पैदा करने में सक्षम नहीं है, बांझ है, उसको अपन ने क्या कहा है, फ्री मार्टिन का है। तो ये क्या हो गया, फ्री मार्टिनिज्म की डेफिनेशन हो गई, ठीक है। अगला जो आखिरी है, ठीक है, वो क्या, उसको क्या बोलते हैं अपन, पार ओवेरियन सिस्ट, या इसको क्या बोलते हैं अपन ने, पैरा ओवेरियन सिस्ट। वो क्या होती है बेटा, पैरा ओवेरियन सिस्ट। इसको अपना दूसरा नाम क्या बोलते हैं, पैरा ट्यूबुलर सिस्ट भी बोल देते हैं इसको। पैरा ओवेरियन सिस्ट को अपना दूसरा नाम क्या बोल देते हैं, पैरा ट्यूबुलर सिस्ट, पैरा ट्यूबुलर सिस्ट, ठीक है। तो क्या होता है बेटा कि अंडाशय व अंडवाहिनी के आपस में सिस्ट का बनना, दोनों का अगर सिस्ट बन जाती है ना तो उसको क्या बोल दिया अपन ने, पैरा ओवेरियन सिस्ट, ठीक है। कि अंडाशय व अंडवाहिनी के आसपास सिस्ट का बनना, कि जैसे मान लो ये अंडाशय हो गया और ये क्या हो गई, उसकी अंडवाहिनी होगी, इसके आसपास अगर कहीं सिस्ट बन चुकी है, ठीक है, तो उसको अपन क्या बोल देंगे, पैरा ओवेरियन सिस्ट बोल देंगे, ठीक है। तो सिंपल तुम तो इसकी डेफिनेशन पता कर लो, डेफिनेशन याद रख लेना, एग्जाम के अंदर पूछ लेंगे तो, कि अंडाशय व अंडवाहिनी के आसपास सिस्ट का बनना व अंडवाहिनी के आसपास सिस्ट का बनना, ठीक है। उसको क्या कह दिया अपन ने, पारा ओवेरियन या पैरा ओवेरियन सिस्ट बोल दिया। अब ये पाई किसके अंदर जाती है, कौन से एनिमल के अंदर ये सबसे ज्यादा पाई जाती है, तो बेटा घोड़ी है ना, उसके अंदर ये बहुत ज्यादा मात्रा में मिलती है, ठीक है। बाकी जो हो गए गाय भैंस, इनमें क्या होती है, इतनी ज्यादा होती नहीं प्रीवेलेंट, मेनली किसमें होती है, घोड़ी के अंदर होती है। घोड़ी के अंदर जो ओवेरी होगी ना और अंडवाहिनी होगी, उसके आसपास क्या होगी, सिस्ट बन जाएंगी, जिसको अपन क्या कर देंगे, पैरा ओवेरियन या पैरा ट्यूबुलर सिस्ट बोल देते हैं, ठीक
ठीक है। तो एक तो एग्जाम में डेफिनेशन पूछ सकते हैं कि अंडाशय और अंडवाहिनी के आसपास सिस्ट के बनने को क्या कहते हैं, तो आप कह दोगे। और ये किस में पाई जाती है, तो यह सामान्यतः किसमें पाई जाएगी बेटा? अरे सही कह रहे हो, घोड़ी के अंदर, घोड़ी में पाई जाती है। ठीक है। तो एग्जाम में पूछ लें कि किस में पाई जा रही है सामान्यतः, तो आप क्या कह दोगे? किस में मिल रही है बेटा? घोड़ी के अंदर मिल रही है। ठीक है। तो ये अपना क्या हो गया? अपन ने अपनी गायनी कर ली कंप्लीट। ठीक है। अब क्या हुआ? अरे गुरुजी गायनी कंप्लीट हो गई तो कोर्स कंप्लीट हो गया? नहीं बेटा, अपन ने क्या की है? गायनी कंप्लीट की है, ऑब्स्टेटिक्स भी कंप्लीट हो गई। इसमें ऑब्स्टेटिक्स की क्या कहा था अपन ने कि माँ के जो प्रसव की क्रिया है उससे पहले, उसके दौरान और उसके बाद में उसकी केयर और मैनेजमेंट करना। तो माँ से संबंधित सारा काम हो गया। अब बचा है भाई पुरुष का। ऐसे थोड़ी ना पुरुष को छोड़ देंगे। ठीक है। तो पुरुष का क्या बचा है? एंड्रोलॉजी कहते हैं जिसको अपन। ठीक है। तो ये क्या हो गई अपनी गायनेकोलॉजी पूरी। अब बस एक टॉपिक बचा है 5-7 क्लासों का। ठीक है। वो क्या है? एंड्रोलॉजी। ठीक है। और एंड्रोलॉजी क्या है कि बेटा नाम से पता लग रहा है, नर जननांग जितने भी हैं, चाहे वो स्क्रोटम हो, एपिडिडाइमस हो, शुक्र अपनी जो उसकी सहायक ग्रंथियां हो, इन सब के बारे में जो अपन अध्ययन करेंगे वो किसके अंदर आता है? एंड्रोलॉजी के अंदर आता है। तो इसकी डेफिनेशन पहली तो जो आपको लिखा दी थी, फिर भी कोई नहीं, आपको बता देते हैं कि जो नर जनन अंगों का अध्ययन, उसको क्या कहते थे अपने? एंड्रोलॉजी। नर जनन अंगों का अध्ययन, ये तो आपको पता है सबको। ठीक है। अब ये हो गए नर जननांग अंग। उसमें आपको मोटे मोटे मैं समझा देता हूं कि भाई साहब ये तो क्या हो गया। 1 मिनट रुक जाओ बेटा, ताकि आपको चीजें थोड़ी अच्छे से समझ में आए। आपको दिख रहा होगा शायद डायग्राम, ये इसमें बता देता हूं। ये तो क्या हो गया? इसमें टेस्टिस हो गया, ये लिखा हुआ है सामने। ठीक है। तो ये तो क्या हो गया? इसमें नर जननांग में टेस्टिस हो गया, जिसको अपन ने क्या कहा था? प्राथमिक नर जनन अंग। प्राथमिक क्यों कहा था बेटा? क्योंकि सारा खेल इसी का है, शुक्राणु इसी में बनते हैं, इसी से क्या हार्मोन स्रावित होते हैं, इसीलिए अपन ने किसको? टेस्टिस को क्या कहा था? प्राथमिक नर जनन अंग कहा था। तो ये तो क्या हुआ? सबसे पहला अंग हो गया टेस्टिस। तो इसके अंदर जो एंड्रोलॉजी के अंदर अपन जो जो चीजें पढ़ते हैं वो मेन कौन कौन सी पढ़ते हैं? एक तो वर्ण पढ़ते हैं, 4 चीजें पढ़ते हैं ना अपन। वर्ण, जिसको क्या बोल दिया अपन ने? टेस्टिस। ठीक है। तो ये पहला तो क्या हो गया? वर्ण हो गया। दूसरा, वर्ण से क्या निकलती है फिर बाद में? एपिडिडाइमस निकलती है। एपिडाइमस के 3 भाग होते हैं, वो आपको आगे समझाएंगे। जैसे उसका एक होता है हेड, एक मध्य भाग होता है, एक होता है उसकी टेल। ठीक है। तो एपिडाइमस यहां से निकलता है। ये क्या था? इसका हेड ऑफ एपिडाइमस। फिर हेड ऑफ एपिडाइमस से क्या होगा? ये क्या होगी? उसकी मध्य भाग। और लास्ट में क्या हो गया? टेल ऑफ एपिडाइमस। फिर एपिडाइमस किस में बदल गई? किसके अंदर? अरे बेटा वास डिफरेंस के अंदर बदल गई। ये जा रही वास डिफरेंस। ठीक है। और ये जो टेस्टिस जिससे जुड़े हुए हैं, टेस्टिस को जो जोड़ रखा है उदर गुहा से, उसको क्या बोल देते हैं अपन? स्पर्मेटिक कोड बोल देते हैं उसको। ठीक है। तो ये तो देखो हो गया अंडाशय। आप तो दिमाग में तस्वीर बना लो तो देख लो, आपको सबको पता है। बाकी तो बाकी आपको डिटेल में आगे एक एक टॉपिक, एक एक चीज आपको समझाएंगे। ठीक है। फिर ये होता है इसका वास डिफरेंस। फिर वास डिफरेंस आगे आगे क्या करता है? ये आ गया सिग्मोइड फ्लेक्सर। एक सिग्मोइड फ्लेक्सर भी होता है, ये एस आकार का। आपको आगे बताऊंगा मैं सिग्मोइड फ्लेक्सर कैसा होता है। ये देखो एस आकार का होता है, देख लो अगर आपको दिख रहा हो तो। ठीक है। बिल्कुल प्यारा दिख रहा है एस आकार का। इसको क्या बोलते हैं? सिग्मोइड फ्लेक्सर। और ये आपको एग्जाम में बहुत पूछा जाता है, किस जानवर में सिग्मोइड फ्लेक्सर होता है, किस में नहीं होता, और जिसमें होता है किस प्रकार का होता है, प्री स्क्रोटल होता है या पोस्ट स्क्रोटल होता है। ठीक है। तो ये क्या हो गया? एस आकार का सिग्मोइड फ्लेक्सर, जो यहाँ पे लिखा हुआ आपको दिख रहा है। ये मसल है, ये मसल आपको याद करने की जरूरत नहीं है, इनको चाहे मैं हटा ही देता हूँ, क्योंकि अपन इसमें मसल नहीं पढ़ रहे। ठीक है। इस मसल को हटा दो। ठीक है। दूसरी ये देखो ग्लैंड पढ़ेंगे अपन,
सहायक ग्रंथियां, उसमें काउपर्स ग्लैंड जिसको क्या कहते हैं अपन बल्बोयूरेथ्रल ग्लैंड भी कहते हैं, इसके बारे में भी अपन आगे डिटेल से पढ़ेंगे। एक प्रोस्टेट ग्लैंड, ठीक है, प्रोस्टेट ग्लैंड के बारे में भी अपन आगे पढ़ेंगे, जो हर जानवर में पाई जाती है, कुत्ते के अंदर भी पाई जाती है, बाकी कुत्ते के अंदर कोई ग्रंथि नहीं पाई जाती, वो भी आपको आगे हम डिटेल में पढ़ाएंगे। ये क्या है, सेमिनल वेसिकल, शुक्राशय जिसको अपन कहते हैं, ये भी क्या है, एक सहायक ग्रंथि है। तो ये तीन ग्रंथि हो गई, काउपर्स ग्लैंड, प्रोस्टेट ग्लैंड और सेमिनल वेसिकल, जिसको अपन क्या कहते हैं, शुक्राशय कहते हैं बेटा, ठीक है। और बाकी चीजें, ये क्या होगा, इसका पेनिस हो गया, ये क्या हो गया, पेनिस हो गया इसका, ठीक है। और पेनिस हो गया, ये क्या हो गया, लास्ट का जो पेनिस का सबसे आखिरी भाग होता है, ये इसको अपन क्या कहते हैं, ग्लास पेनिस कहते हैं, ठीक है। तो इसको क्या हो गया, ये आखिरी भाग ग्लास पेनिस हो गया, यहाँ लिखा हुआ है, ठीक है। और इस पेनिस के दोनों तरफ सीट पाई जाती है, इसको क्या बोलते हैं अपन, प्यूबिक सीथ। तो ये लास्ट जो पेनिस के दोनों तरफ जो क्या कह सकते हैं अपन, स्किन का फोल्ड पाया जाता है, ठीक है, त्वचा पाई जाती है, ठीक है। तो ये इस पेनिस जो ग्लास पेनिस के चारों तरफ जो त्वचा पाई जा रही है ढीली, वो क्या है, ये प्यूरिप्यूबिक सीथ हो गई, ये प्रीप्यूस कहते हैं जिसको, ठीक है। तो ये क्या हो गया, मोटा मोटा डायग्राम हो गया, आपको समझा दिया, ठीक है। ये होगी प्रोस्टेट ग्लैंड, ये काउपर ग्लैंड, काउपर ही लिख लो तुम तो, ग्लैंड तो क्या ही लिख लोगे, ठीक है। ये शुक्राशय हो गया, ठीक है, ये रहा शुक्राशय, ठीक है। एम्पुला हो गया ये। तो ये क्या हो गया, डायग्राम मोटे मोटे हो गए इसके अंदर की कौन कौन से इसके अंदर अंग पाए जाते हैं, कौन कौन से अंगों के बारे में अपन अध्ययन करेंगे, ठीक है। अब दूसरा इसमें क्या पढ़ेंगे, वर्षण, दूसरा क्या पढ़ेंगे अपन, अधिवर्षण, जिसको क्या कह दिया अपन ने, एपीडी डाइमस। ये क्या हुआ, ये रहा अधिवर्षण, ठीक है, जिसको क्या कह दिया अपन ने, इसके तीन पार्ट होते हैं, हेड, मध्य और टेल, इंटरमीडिएट और टेल पार्ट। तो देखो हेड पार्ट तो ये रहा, इसकी टेल पार्ट ये रहा, ठीक है। ये आपको पढ़ाऊंगा तब पता रहना चाहिए, अभी देख लो, और कोई दिक्कत नहीं, डायग्राम को चाहे सेव कर लेना, ताकि बाद में जब भी कोई अपना ऑर्गन पढ़ाएं तो वो आपको पता लग जाए उसके बारे में, ठीक है, कौन सा ऑर्गन कहाँ प्रेजेंट है, ठीक है। तीसरा क्या पढ़ेंगे अपन, वास डेफरेंस, ये रही, ये तो जा रही ना इससे निकल के, ये क्या है, वास डेफरेंस। तो तीसरा क्या हो गया, वास डेफरेंस, ठीक है। तीसरी चीज क्या हो गई, वास डेफरेंस। और लास्ट में क्या पढ़ेंगे अपन चौथा, ये सिस्न, ठीक है, जिसको क्या कहते हैं अपन इंग्लिश में, पेनिस। चौथी क्या हो गई, सिस्न, जिसको क्या कह दिया अपन ने, पेनिस, ठीक है। तो ये चार संरचनाएं मुख्य रूप से पढ़ेंगे, इसके अलावा जो भी इसके आसपास लगती हुई संरचनाएं हैं उन सब के बारे में भी अपन इसके अंदर टॉपिक के अंदर अपन आगे पढ़ेंगे एंड्रोलॉजी के अंदर, ठीक है। तो ये तो क्या हो गया, मेन संरचनाएं हो गई। अब कुछ लिखेंगे अपन इसके अंदर की सहायक ग्रंथियां क्या क्या ली हैं अपन ने, इसमें तीन सहायक ग्रंथियां हैं जो आपको बता दी है मैंने, कौन कौन सी, प्रोस्टेट ग्लैंड, काउपर्स ग्लैंड जिसको बल्बोयूरेथ्रल ग्लैंड कहते हैं, और सेमिनल वेसिकल। तो इसमें सहायक ग्रंथियां लिख लेते हैं अपन अगली, कि सहायक ग्रंथियां कौन कौन सी हैं। तो बेटा सहायक ग्रंथियां कौन कौन सी होगी, तीन हो गई। पहली तो क्या हो गई, शुक्राशय हो गई, जिसको क्या क्या अपन ने, सेमिनल वेसिकल, सेमिनल वेसिकल, शुक्राशय को क्या कहते हैं अपन, सेमिनल वेसिकल कहते हैं, ठीक है। दूसरी कौन सी हो गई, प्रोस्टेट, ठीक है, प्रोस्टेट ग्लैंड हो गई दूसरी, जिसको क्या बोलते हैं अपन, प्रोस्टेट बोलते, प्रोस्टेट ग्रंथि बोलेंगे। और तीसरी क्या हो गई, काउपर्स ग्रंथि,
काउपर्स ग्रंथि का दूसरा नाम क्या है बेटा, आपको बताया हुआ है, पता है तो बल्बोयूरिथ्रल ग्रंथि या बल्बोयूरिथ्रल ग्लैंड, इसी का नाम दूसरा है काउपर्स ग्रंथि का, बल्बोयूरिथ्रल ग्लैंड। ठीक है, तो तीन क्या हो गई, ये तीनों मुख्य ग्रंथियां हो गई। पहली तो कौन सी होगी, शुक्राशय, दूसरी कौन सी होगी, प्रोस्टेट, और तीसरी कौन सी होगी, काउपर्स ग्रंथि या बल्बोयूरिथ्रल ग्रंथि। ठीक है, तीन ग्रंथि होगी बेटा। एग्जाम में सबसे पहले तो ये पूछ सकते हैं कि निम्न कौन कौन सी सहायक ग्रंथियां नर में पाई जाती हैं, तो ये तीन पाई जाती हैं। अब इनके नंबर कितने होते हैं, कितनी थी संख्या में पाई जाती हैं ये, तो बेटा शुक्राशय है ना, इसकी संख्या कितनी होती है, 2 होती है। एक नर के अंदर कितने शुक्राशय मिलेंगे आपको, 2। तो शुक्राशय के नंबर कितने हो गए, 2 होते हैं। ठीक है, 2 पाई जाती है शुक्राशय, सेमिनल वेसिकल। प्रोस्टेट ग्रंथि बेटा एक ही पाई जाती है। इनके नंबर भी पूछ सकते हैं कि शुक्राशय ग्रंथि कितनी पाई जाती हैं, तो 2। प्रोस्टेट ग्रंथि की संख्या कितनी होती है, तो बेटा प्रोस्टेट ग्रंथि के नंबर कितने होते हैं, या संख्या कह लो बेटा, चाहे प्रोस्टेट के नंबर कह लो, कितनी होती है, 1। प्रोस्टेट ग्रंथि एक ही पाई जाती है। और बल्बोयूरिथ्रल ग्रंथि है, जिसको क्या कहते हैं अपन, काउपर्स ग्रंथि, ये कितनी होती है, ये भी संख्या में 2 होती है बेटा। काउपर्स ग्रंथि, बल्बोयूरिथ्रल ग्रंथि भी, इनकी संख्या भी कितनी होती है, 2 होती है। ये भी संख्या में कितनी होती है, 2 होती है। ठीक है, तो ये क्या पढ़ लिया अपन ने, ये टॉपिक आज अपन ने एंड्रोलॉजी स्टार्ट कर दिया है, और उसमें क्या क्या पढ़ेंगे वो आपको डायग्राम के थ्रू समझा दिया है। इनमें ये 4 टॉपिक मैं लेके चलेंगे अपन, ऑर्गन, जिनके बारे में अपन आगे डिटेल से पढ़ेंगे। ठीक है, और कौन कौन सी ये सहायक ग्रंथियां हैं उनके बारे में अपन आगे डिटेल से पढ़ेंगे। किस प्रकार शुक्र जनन क्रिया होती है, किस प्रकार अपन शुक्राणु इकट्ठे करेंगे, किस किस जानवर में कितना ml शुक्राणु होता है, उसमें शुक्राणु की सांद्रता क्या है। जितने भी सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एक भी क्वेश्चन जो आपके एग्जाम में आ सकता है वो सारा कवर कर लेंगे। इसके अलावा एक भी क्वेश्चन बाहर से नहीं आएगा, ये हमारा वादा है आपसे। ठीक है, बस आपको साथ साथ चलना है, साथ साथ पढ़ना है। ठीक है, जैसे गायनेकोलॉजी में पूरे नंबर ठीक होंगे, वैसे ही एंड्रोलॉजी का भी आपका एक भी क्वेश्चन गलत नहीं होगा। तो आज की क्लास अपन यहीं समाप्त करते हैं, आगे अपनी टॉपिकों को लेके चलेंगे एक एक टॉपिक को। तो चलो, धन्यवाद भाई।